जय हिंद दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी है पाकिस्तानियों का ही। इस वीडियो में दिखाता हूँ पाकिस्तानियों की जहालत किस लेवल की है। वैसे कुछ बहुत लोगों ने देख ली होगी अब तक तो भाइयों वीडियो है चंद्रयान पे ही, जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है। चांद तो यहाँ से भी दिखता है, उस पर जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों इतने पैसे खर्च करने, क्योंकि इन जाहिलों को पता ही नहीं है। और उसी टाइप का एक बंदा और है, चांद पे जाने की क्या जरूरत है, दिखता तो है यहाँ से। जिसको ओम प्रकाश मिश्रा रॉय एजेंट लग रहा था, इनका जो न्यूजीलैंड का मैच था कैंसिल करवाने वाला, तो इनको कुछ भी लग सकता है भाई। यही फवाद चौधरी है जो ओम प्रकाश मिश्रा को, जो वही बंदा है, आप लोगों को याद होगा, बोलना आंटी आऊँ क्या, घंटी क्या बजाऊँ क्या, वो ओम प्रकाश मिश्रा फुकेयू तीली इनको रॉ एजेंट लग रहा था, जो इनका टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहेगा। फवाद चौधरी गोलगप्पा मोटा, उसके हैं पेट पे मारो तो साला घुसा वापसी आ जाएगा डब्बू। तो सोच सकते हो इनकी सोच किस लेवल तक की होगी। और बंदे ने टीवी पे प्रॉपरली इंटरव्यू दिया है कि इतना पैसा क्यों खर्च करना, इंडिया को अपनी गुर्बत पे लगाना चाहिए। तो भाई चलते हैं, देखते हैं वीडियो जरा, दूसरे जाहिल को, एक फवाद चौधरी के बाद एक और जाहिल को। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आपका नाम? हफीज़ुर रहमान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करें? मैं अकाउंट्स मैनेजर। ज़बरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पर नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो, मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलने एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता। अब ये देख लो कि इन दोनों की मेंटालिटी किस लेवल की है। वो उसको ये नहीं पता कि क्या चल रहा है, माइक उठाया चला गया, चली गई। तो सना, अगर कभी वीडियो देखो तो पहले ना कि माइक उठा के जाने से पहले कि आपको न्यूज़ एक दिन पहले मिली है ना, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग गई हो, उस बीच में या फिर जाते टाइम में स्टडी कर लो क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, क्या हुआ था। चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था? क्योंकि उससे कनेक्शन टूट गया था। उसकी 600 समथिंग कुछ और की स्पीड थी, जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, और कनेक्शन टूट जाने की वजह से, नहीं तो वो कामयाब होता। ठीक है। और दूसरी बात, इतने अरब डॉलर खर्च कर दिए, अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते हैं। 80 करोड़ लोगों को यहाँ फ्री राशन मिलता है, समझ गया। 5 लाख तक का एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। इंडिया नंबर 1 पे है। 100+ यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया के अंदर है। IT में कितने लोग होंगे, तो बंधु। और ये भाई साहब बैंक में कुछ हैंगे, क्या भूल गया मैं भी, बैंक में जॉब करते हैं। तो इनकी ये तो नॉलेज है, जिस लेवल की नॉलेज है वो, मेरे को तो लगता है ये आलिया भट्ट वाला नशा करते हैं। वो नशा कौन सा है वो सबको पता है, नहीं है तो जरा देख लो। ऐसे नशे करके तो ये कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि सारे पाकिस्तानी, मुझे तो सच में लगता है ये किसी अफीम, दारू, ड्रग्स का नशा नहीं करते, ये वाला नशा करते हैं। इसलिए इनकी बुद्धि भी घूम जाती है। वैसे भी इनकी बुद्धि है कहाँ, ये बुद्धि गायब हो चुकी है बहुत पहले। का क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं। अच्छा। ओके, मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा। डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा कोडिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे,
और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता हैं, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पटरी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे पता नहीं, उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या क्या। इस लंडोरे को ये नहीं पता कि उसके अंदर बंदे जाते हैं नहीं जाते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक सैटेलाइट जाता है, क्या जाता है उसके अंदर, इसको ये नहीं पता। रोवर जाता है उसके अंदर, इसको यही नहीं पता। और इसको ये नहीं पता कि जिस हिस्से पे हम लैंड करेंगे वो आज तक कोई लैंड नहीं करा, वो शायद नॉर्थ पोल पे शायद या साउथ पोल पे, वहाँ पे लैंड करेंगे। और सुन बे लड्डूरे, और सुन बे सनामजद, सुन ले भाई, बुरी लगेगी बात लेकिन सही बात बताता हूँ। देखो पहले चेक कर लिया करो, उससे फ़ायदा क्या होगा। जो वहाँ की मिट्टी हैगी ना, जो यहाँ पे मतलब धरती पे कम पाया जाता है, वहाँ 1 किलो उस मिट्टी से 1 साल तक पूरी एक सिटी का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है, सिर्फ 1 किलो मिट्टी से उस माइनिंग करके। समझ में आया? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं, जो ये सब पोल्यूशंस होते हैं, ये कम हो जाएंगे। समझ जा? अभी हम बिजली बेच रहे हैं, उससे हम और भी बेचेंगे। हम 1 किलो मिट्टी से वो सब काम कर सकते हैं, और भी चीज़ों में वो यूज़ होगी। तो बेटा पहले तोलो फिर बोलो, नहीं तो पिछवाड़ा खोल के यहाँ वहाँ घूमो मत। और दूसरी बात, पटरी पे रखते हैं, जितने यहाँ पे टॉयलेट बन चुके हैं ना पाकिस्तान के अंदर, आज भी उतने टॉयलेट नहीं होंगे। समझ गया? आज भी वहाँ पे बेचारे, देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है, पटरियों पे पता लगता है वहाँ पे। तो अपने अंदर झाँको, 74% लोग वहाँ पे भुखमरी गुर्बत से नीचे, मतलब पॉवर्टी के अंदर आ चुका है। 74, 45 समथिंग वहाँ पे जो लिखित में है, 74% लोग। समझा तरक्की क्या करी है? और सनामजद ये चीज़ें नोट कर लिया करो थोड़ा भाई, क्योंकि जब भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये चीज़ें, समझे? मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर, इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए, अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए, हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है। अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था। ये कब हुआ भाई? कब एक्सपोर्ट किया? ज़रूरी मुल्क, 4 मौसम हाँ सही बात है, ना खाओगे ना हगोगे ना जगह गंदी करोगे तो पाकिस्तानियों ने सही सोच रखा है ये, ना खाओ ना हगो, और ज़रूरी मुल्क 4 मौसम है। उस ज़रूरी मुल्क के अंदर इन्हीं के आदमी इन्हीं के खेतों पे कब्जा कर लेती है जाफड़ी। मतलब वहाँ पे जो खादें होती है इतनी महंगी मिलती है कि किसानों के पिछवाड़े में बेचारों का क्या क्या हाल होता है। और ये ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क गंदा, जो मतलब 3rd क्लास जिससे बीमारियां होती है, जिसको यूक्रेन ने कहा था कि फेंक दो इसको, फेंक दो, जला दो, वेस्ट कर दो, ख़त्म कर दो इसको, ये बेकार है, वो तुम लाके अपनी आवाम को खिलाती है तुम्हारी गवर्नमेंट, और तुम लोग ठूस के खाते हो उसको बड़े मज़े से। ज़रूरी मुल्क के ये हालात हैं अफगानिस्तान को गेहूँ हमने भेजा, 2 बार भेजा। और ये सनामजद खुद जानती है, इस पर खुद इसने इंटरव्यू कराया है, तो ये इसको बोलेगी नहीं हमने कब भेजा, पहले ये बता दे भाई मुझे। तो जो तुम लोगों ने इमदाद टाइप की करी थी ना, वो चोरी करके हमारा गेहूँ सड़ा हुआ तुमने वहाँ भेज दिया था, इतनी गालियाँ दी थी अफगानों ने तुम्हें, और अभी भी देते हो तुम लोगों को। तो गलती से अफगानों के हाथ पे मत चढ़ जाना, नहीं तो खालू दड़ के उसके अंदर भूसा कम, और समझ गए ना, गोलियां ज्यादा भरेंगे, और नंगा करके पिछवाड़े से चेक करवाएंगे कोरमा, और फिर पूछेंगे वल्ला कूची हाउस द कोरमा लाले दी जान। समझा? ये कुछ भी बोलते हैं यार, सच में ये साले कार्टून आएंगे, और 1 नंबर के कार्टून है। तो सनामजद अपनी चीजों को भूल मत जाया करो भाई। तुमने खुद इस पे इंटरव्यू करा कि इंडिया अफगानिस्तान को फिर गेहूं भेज रहा है, एक बार फिर भेजा था, अब यहाँ से नहीं भेज रहा। पाकिस्तान रूट नहीं यूज कर रहा था, पहले यूज कर रहा था। तो थोड़ा बादाम बादाम खाओ, वैसे भी क्या खाओगे, बादाम वहाँ पे है ही इतने महंगे हैं। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं है। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे। और रही बात, ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली। बाद में
ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी, रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई किल्लत की पैदा गई की हो गई या थी, है पैदा नहीं की ना। गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लग के बेचारी मरी है, मरी है। नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जैसे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी आईएमएफ ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले में कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं। जो इंडिया ने किया वो भी किसी सूरत। सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती, जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन कि CA वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ है। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे UPI निकला है। किसकी आप है? मुझे इंडिया ने बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज नहीं हो रही, हो रही इंडिया है। के अलावा कहीं यूज नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है। अच्छा, इस आडो को बता दूं, ऑलरेडी UPI कतर में भी यूज़ हो रहा, शायद मॉरिशस में, शायद मॉरिशस में, सिंगापुर में, ठीक है, फिलीपीन में, कई कंट्रीज़ ने अपनाया है। US तक मांग रहे हैं, समझ गए? तो ले ले, मुंह में ले ले, ठीक है। को ऐप हमारा है, हम अपनी खुद एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम दूसरे पे निर्भरता कम कर लें। हमने अपना GPS सिस्टम बनाया है, नेविक। नहीं पता तो नेविक हमारा है, ठीक है। IT में सुंदर पिचाई, गूगल का CEO, यूट्यूब का CEO इंडियन है, अडोब का, ट्विटर का, कितने सारे आएंगे, सारे इंडियंस आएंगे। अजय बंगा, यू नो, वर्ल्ड बैंक जहाँ तुम भीख मांगने जाते हो वहाँ पे इंडियन है? और जो तुम्हारा IMF है उसके अंदर भी इंडियन है, समझे? दांडू तईता, हट गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। भाई तुम तो गंदे ही हो सालो, नहा के पिछवाड़ा तो धोते नहीं हो, चूतर धोने को पानी नहीं है तुम्हारे पास, है? तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका,
क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो किस में पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की गई थी, मसनूई मार्केट उसकी बनाई गई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ख़त्म हो गई। आपने कहा कि इंडिया ने आईटी के निज़ाम में क्या किया। Yes. आपने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं, मैंने आपको बताया यूपीआई जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। UPI सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा चल चले रही वो है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? यूपीआई क्या चीज़ है मुझे थोड़ा सा बताएं। यूपीआई से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है, आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही है, सर, कैशलेस आप ही है वो भी। इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं compare कर सकते? उससे दूसरा भी आपने वही अच्छा payments सुने ना, होती है, easy आपने पैसे कहा भी कि वही है। इंडिया ने आईटी के निज़ाम तुम्हारा इजी पैसा पेपल, बेटा सुन लो, अगर तुम ट्रांजैक्शन करते हो ना विद इन सेकेंड ट्रांजैक्शन नहीं होती, समझ गई बेटा, और उसमें ना ट्रांजैक्शन चार्ज भी लेते हैं, समझे। यूपीआई 2000 तक कोई चार्जेस नहीं लेता, समझे। और यहाँ पे ना एक मोची होगा ना, उसके भिखारी तक पे यूपीआई मिल जाएगा। हाँ, बार कोड लेके घूमता है, समझ गए। विद इन सेकेंड्स यहाँ पेमेंट होती हैं। डिजिटल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 पे आया है, समझे। तो बेटू पढ़ लिया करो। और ये भाई साहब बैंक में यार क्या चूतिया है बे यार, तू तेरा दिमाग सिर्फ एक जगह पे लगता होगा मेरे ख्याल से। वैसे भी तू मीठा लग रहा है, तेरी हरकतों से मेरे को लग रहा है जिससे आपसे बात कर रहा है तू मीठा तीखा पता नहीं मिक्सचर है कुछ। तो भाइयों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से एंगल का मीठा तीखा है। आगे देखते हैं कितनी झालत और फैलाता है ये। सनाई परेशान हो गया वह, किसके चूतिया के पल्ले पड़ गई मैं। मुंह पे मेरे को तो डर लग रहा है कहीं मुंह पे इसके माइक वाइक ना मार दे फेंक के। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का सीईओ इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का सीईओ इंडियन है, वो सुंदर पिचाई आई थिंक वही है, इंडियन है, वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ। उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है यूएसए से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया। अब क्या बोले इसको। सुंदर पिचाई की स्कूलिंग कॉलेजिंग यही हुई है, आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा वो, समझ गया। गोडू क्या बंदे हैं यार ये सच में। और ये बंदा बैंक में जॉब करता है यार, किस एंगल से लगता है। बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मज़ीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलिए आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करूँ? इंडिया की कामयाबी की क्या वजह है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। हुब्बुल वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना उसका ही खैर खा होना चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी बताया, अभी सुबह यहीं का किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। किस पे मतलब भरोसा करें, आप पे भरोसा करो या वो उस दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करें? चलिए आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप सही अपनी आंखों पे भरोसा कर सकें। मैं खुद रिसर्च करूँगा तो फिर मैं उसके अंदाजा लगाऊँ कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी। देख बेटा, उसने डाला होगा ना इंडिया इस टाइम तक सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, सबको पता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, समझा। और ये बैंक में जॉब करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि साले वहाँ के गवार तो गवार, पढ़े लिखे भी चूतिए कहलाते हैं। और सना अमजद भाई तेरे लिए एक सजेशन है, तेरे लिए क्या सारे यूट्यूबर्स जो माइक लेके घूमते हैं उनके लिए सजेशन ये है कि पहले पढ़ लिया करो उसके बारे में, समझ गए। और तुम्हारे जैसे फवाद चौधरी वैसे ये, और वैसे तुम पता ही नहीं है उसका, तो कुछ नहीं कर सकते। और भाई दूसरी बात, मैं अपने इंडियन भाइयों से बात करना चाहता हूँ जरा। बताओ भाई, ऐसे जाहिलों को देख के जहालती दिखेगी, इनसे होशियारी की उम्मीद कर सकते हो, इनसे प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हो? नहीं ना। सोच सकते हो कि अगर तुम इन्हें प्यार करने आओगे तो पीछे से साले खंजरी मारेंगे। ये ऐसे भुखलंडी के हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के निकल लेते हैं बस खाली। वैसे इसने तो पहन नहीं रखा था, फिर कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं तुम भिखारी जमहूरिया पाकिस्तान हो।
समझे। बाकी भाई आप लोग क्या कहते हो इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।